नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अगर आज की बात करते हैं हमारा कि केमिस्ट्री की क्लास में जो कि आप देख रहे हैं शुक्ला कैंप पॉइंट पर, उसमें आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की इक्विलिब्रियम की। आज हमने लास्ट टाइम जो बात की वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे की। आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के पोर्शन से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि इस चैप्टर में जो जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उनके बाद कंटिन्यू हम एक एक टॉपिक को पूरा हम पर्टिकुलर वीडियो में आपको अवेलेबल करेंगे। अगर आगे बात करें तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, पहला है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स पहला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। सेकंड की बात कर लेते हैं, वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, अर्थात वियोजन की मात्रा को या वियोजन नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्या इसे बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। ये है वियोजन की मात्रा को, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तीसरी बात कर लेते हैं किसकी? फैक्ट। इसमें बात करें तो आगे है पीएच। पीएच कैलकुलेशन या पीएच पैमाना बोल सकते हैं, जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन का है और इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं मोनोप्रोटिक एंड डायाप्रोटिक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अर्थात बात करें मोनोप्रोटिक और डायप्रोटिक वियोजन की मात्रा। ये सारा क्या है? इसके टॉपिक्स हैं। किसके? आयनिक इक्विलिब्रियम के। सही है। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं 5 नंबर पे, तो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें, अगर इसकी आगे बात करें तो हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉमन आयन इफेक्ट। और बात कर लेते हैं, अगर इसमें बात करें तो बफर सॉल्यूशन। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोल्यूबिलिटी। बोले तो KSP, इसे बोलते हैं हिंदी में विलेयता गुणनफल। विलेयता व विलेयता गुणनफल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और विद ट्रिक्स पढ़ेंगे। हम बात करें किसकी? ट्रिक्स की। ये क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। इसको बोलते हैं समान आयन प्रभाव। सही है। ये है मोनोप्रोटिक और डाइप्रोटिक एसिड्स की बात करेंगे तो ये हमारे टॉपिक्स हैं किसके लिए? आयनिक इक्विलिब्रियम के। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स को हम बहुत अच्छी तरीके से आराम से पढ़ेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, अर्थात विद्युत अपघटय।
देख लीजिएगा, ये हमारे टॉपिक हैं, इसमें अगर कुछ रह रहा है उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन मेनली हमारे टॉपिक ये 5 फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक इसमें वियोजन की जो मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक है, जो वियोजन की मात्रा है, क्या कि सर वियोजन की मात्रा क्या होती है, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन हम उनको यही पढ़ लेंगे, वियोजन की मात्रा, वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे। सही है, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि हमारा चैप्टर्स में क्या क्या है उसको हमने समझा है। और हमारा अब स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, और उसका पहला टॉपिक है विद्युत अपघटय। क्या? विद्युत अपघटय, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट समझने का प्रयास कीजिएगा कि कहते किसे हैं विद्युत अपघटय, अर्थात वे पदार्थ जो किसी भी विलयन में या किसी जलीय विलयन में आयनों में टूट जाएं, आयनों में टूट जाएं, और उस जलीय विलयन में अगर धारा का प्रवाहन किया जाए तो आसानी से धारा का प्रवाहन कर दे या नहीं करे। तो अर्थात बात करें कि विद्युत अपघटय की बात करें तो देखो, कोई भी पदार्थ जो अपने विलयन में आयनों में विभक्त हो जाए, किसमें विभक्त हो जाए? आयनों में विभक्त हो जाए, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटय। याद रखना, क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटय। अब देखो, इसमें क्या है कि विद्युत अपघटय धारा का प्रवाहन करते हैं। क्या करते हैं? धारा का प्रवाहन करते हैं। सर कैसे करते हैं और कौन कौन से विद्युत अपघटय होते हैं, इनके बारे में बात करें। अगर सही मायने में बात की जाए तो कोई भी पदार्थ जो कि किसी भी विलयन में या जलीय विलयन में डालने पर अपने आयनों में टूट जाए तो क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटय। साथ ही विद्युत का क्या कर दे? प्रवाहन कर दे, विद्युत का प्रवाहन कर दे, वो क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटय। बात समझ में आई? अगर हम इसकी बात करें तो क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटय। अब विद्युत अपघटय सर कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत अपघटय बेटे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समझें, पहले विद्युत अपघटय की बात करें कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनों में विभक्त हो जाए, तथा तथा विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहन करते हो, प्रवाहन करते हो, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। लेकिन सुने, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पदार्थ से विद्युत का प्रवाहन नहीं होता है, विद्युत का प्रवाहन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको समझेंगे। सुनना कि आयनों में टूट जाएंगे तो आयन जब मूव करेंगे तो उसके कारण विद्युत का क्या होता है? प्रवाहन होता है। लेकिन ठोस अवस्था में अणु एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होंगे, जिसकी वजह से वो धारा का प्रवाहन नहीं कर सकते। तो याद रखना, ठोस अवस्था में विद्युत अपघटय धारा का प्रवाहन नहीं करते हैं, लेकिन विलयन में विद्युत का धारा का प्रवाहन करते हैं। तो याद रखें। अब बात करें विद्युत धारा का प्रवाहन के साथ ही समझें कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की तो देखो, विद्युत का प्रवाहन होता है। क्या होता है? विद्युत का प्रवाहन। समझना एक बार, यदि विद्युत का प्रवाहन किससे? आयनों द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है? आयनों द्वारा होता है। और या फिर विद्युत का प्रवाहन इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो सकता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। समझना बेटा
कि विद्युत का प्रवाहन आयनों के द्वारा होता है, अर्थात विद्युत अपघटय जब भी विलयन में मिलाया जाएगा तो विद्युत का प्रवाहन आयनों के द्वारा होगा। लेकिन यदि कोई धातु दिया जाए तो धातु में हमेशा विद्युत का प्रवाहन किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अर्थात बात करें किनकी? धातुओं की। किनकी बात करें? धातुओं की। अगर धातुओं की बात की जाए तो उनमें विद्युत का प्रवाहन किसके द्वारा होता है? सर इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। लेकिन विद्युत अपघटय की बात की जाए, विद्युत अपघटय की बात की जाए तो उनमें क्या होता है? आयनों के द्वारा विद्युत का प्रवाहन होता है। एग्जाम्पल समझें, यदि बात करें किसकी? सेल सुने होंगे आपने, केमिकल सेल से। तो सेल में क्या होता है? विद्युत का प्रवाहन किससे होता है? आयनों के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें जो रिएजेंट डाले जाते हैं जैसे NaCl है या फिर H2SO4 है, वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और जब आयनों में विभक्त हो जाते हैं तो आयनों के कारण ही, कैसे सर? कि हमने कहा NaCl डाला तो ये कैसे टूट गया? Na प्लस Cl माइनस। इन आयनों के कारण ही विद्युत का क्या होता है? प्रवाहन होता है। बात समझ में आई? जबकि यहां पर मैंने कहा कॉपर मेटल ले लिया, कॉपर के वायर ले लिए, और वायर में विद्युत का प्रवाहन किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है सर, ना कि कोई आयन कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब बात करें विद्युत अपघटय। तो विद्युत अपघटय की भाई, धारा का प्रवाहन दो तरीके से हो सकता है। अगर विद्युत अपघटय की बात करें तो विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? विद्युत अपघटय के प्रकार, विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। एक होता है प्रबल विद्युत अपघटय, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। सुने, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सर स्ट्रॉन्ग कब होता है और क्यों होता है? सुनना एक बात कर लेते हैं इनकी। तो सुने, कि यदि यदि प्रबल विद्युत अपघटय क्या होते हैं? कि जो वे विद्युत अपघटय जो विलयन में या किसी भी विलायक में घोलने पर पूरे अणुओं में टूट जाएं, अर्थात पूरे आयनों में विभक्त हो जाए, जितने भी आयन हैं सारे के सारे आयनों में टूट जाएं, अर्थात वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक। कि वे विद्युत अपघटय विद्युत अपघटय जो विलयन में पूरी तरह या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं। क्या हो जाएं? वियोजित हो जाएं, हो जाए, क्या कहलाएंगे? पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं, अर्थात जैसे एग्जाम्पल NaCl पूरा टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस। एग्जाम्पल HCl कैसे टूट गया? H प्लस और Cl माइनस। अगर आगे बात करें इन्हीं की, तो प्रबल विद्युत अपघटय के लिए जो आप बार बार शब्द लिख रहे थे, वियोजन की मात्रा। क्या? वियोजन की मात्रा। इसे दिखाते हैं अल्फा से। किससे? अल्फा से। प्रबल विद्युत अपघटय के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 1 के कंप्लीट बराबर न कि लगभग बराबर होते हैं। क्या होते हैं? 1 के लगभग बराबर होते हैं। अर्थात बात करें प्रबल विद्युत अपघटय, तो जो आयन पूरी तरीके से, वे पदार्थ जो पूरी तरीके से टूट जाएं, वो क्या कराएंगे? प्रबल विद्युत अपघटय। तथा उनके लिए वियोजन की मात्रा, अर्थात मैं समझाऊंगा अभी वियोजन की मात्रा, इससे इसको समझाने के साथ वियोजन की मात्रा भी समझेंगे, लेकिन पहले समझ ले वियोजन की मात्रा अल्फा होती है, और अल्फा का मान 1 के लगभग बराबर होता है या 1 होता है। दूसरी बात, इनकी बात करें तो वे विद्युत अपघटय जो विलयन में
आंशिक रूप से वियोजित हो जाए, आंशिक रूप से वियोजित हो जाए, सही है। वे विद्युत अपघट जो विलयन में आंशिक रूप से वियोजित हो जाता है क्या कहलाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट है। जैसे एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, इनको देखेंगे तो ये टूटेगा कैसे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये क्या है, वीक एसिड है, दुर्बल विद्युत अपघट है। साथ ही इनके लिए जो अल्फा का मान होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। याद रखना अल्फा का मान 1 से कम होता है किन में, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट में। अगर इनकी बात करें आगे, देखें समझने का प्रयास करें कि प्रबल विद्युत अपघट है जो पूरी तरीके से टूट जाए। अब इनमें कौन कौन से आते हैं उनको समझेंगे हम। अगर बात करें किसकी, प्रबल विद्युत अपघट की, सुने प्रबल विद्युत अपघट में क्या आते हैं कि जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं, जितने भी क्या आते हैं, पहला पॉइंट है प्रबल अम्ल, क्या प्रबल एसिड, वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट है। कैसे, कौन कौन से समझेंगे। देखें मैंने कहा कि हम बात कर लेते पहले किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे के सारे किस में आते हैं, प्रबल विद्युत अपघट में। कौन कौन से सर, मान लीजिएगा एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, या फिर बात करें HClO, बात करें HNO2, सही है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रबल विद्युत अपघट है, क्योंकि जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट होते हैं, सारे के सारे आयनों में पूरे तरीके से टूट जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बोले तो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार होते हैं, उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH, सारे लिख ले साथ के साथ, KOH, सही है। अगर बात करें किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सही है, RbOH, बात करें सीजियम हाइड्रोक्साइड, बात करें स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रबल क्षार। और जितने भी प्रबल क्षार हैं वो पूरी तरीके से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और उनके लिए जब आयनों में विभक्त हो जाते हैं तो अल्फा का मान 1 आता है। तीसरी बात, सभी लवण, सभी लवण जैसे NaCl, क्या है, NaCl लवण। सर NaCl बनता कैसे है, एक बात समझें, उस शब्द को समझे, सब्जी लवण, लवण कैसे आते हैं कि जब एसिड की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, बेस के साथ करा दी जाए, तो क्या बनता है सर, साल्ट फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, साल्ट, प्लस क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर। अगर बात करें एसिड आर रिएक्ट विद बेस देन फॉर्मेशंस ऑफ साल्ट एंड H2 इन दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये सारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, और एसिड की अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनता है। और जितने भी लवण होते हैं सारे के सारे लवण क्या होते हैं बेटा, प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। समझेंगे कैसे, देखें अगर इनकी बात करें हम, समझे, पहला कौन कौन से लवण हो सकते हैं, तो हम इधर बात कर लेते हैं लवण। कितने लवण हो सकते हैं, तो लवण हो सकते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया यदि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दी जाए,
दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दी जाए। दूसरा, क्या, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया वीक बेस के साथ करा दी जाए। तीसरा, वीक सॉरी हाँ वीक एसिड की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दी जाए। चौथा, वीक एसिड की अभिक्रिया वीक बेस के साथ करा दी जाए। अर्थात प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार के साथ, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार के साथ 4 प्रकार के लवणों का निर्माण होता है। पहली बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर इसकी बात करें तो सुनना, एग्जाम्पल बात करें HCl प्रबल अम्ल है और NaOH क्या है, प्रबल क्षार। तो इससे क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। अर्थात ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है और क्या है, ये साल्ट है। दूसरा, अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें एक एसिड है स्ट्रॉन्ग और एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी बात करें, अगर बोल दीजिएगा H2SO4 की अभिक्रिया इसके साथ करा दी, NaOH के साथ करा दी, तो इसके ले लिए मैंने 2 अणु और एक क्या बन गया, Na2SO4 प्लस H2O। अर्थात ये भी क्या है, लवण, और किससे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। तीसरी बात कर लें, यदि मान लीजिएगा HCl की अभिक्रिया KOH के साथ करा दी, किसके साथ करा दी, KOH के साथ, तो ये क्या बन गया, KCl प्लस H2O। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस। मान लीजिएगा H2SO4 की अभिक्रिया इसके साथ करा दी, KOH के साथ, ये प्रबल क्षार है भाई। ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये साल्ट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी अभिक्रिया करवाई तो पता लगा K2SO4 प्लस H2O बनता है। इसके आगे लगा दिया 2। तो बात समझ में आई कि हमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो उनके आधार पर यदि हम बात करें तो हमें इतने प्रकार के साल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है और बहुत सारे प्रकार का ट्रांसफर हम कर सकते हैं। दूसरी बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस सर NH4OH है, NH4OH। जब इनकी अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया सर, NH4Cl प्लस H2O। अर्थात ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड Cl आ गया और बेस कहाँ से आ गया, वीक बेस से। अगर बात कीजिएगा, बात करें H2SO4 प्लस वीक बेस क्या है, NH4OH, और इनकी बात कर लें तो क्या बन जाएगा, NH4 का होल टू SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस H2O। सही है, इसके आगे कितने लगा दिए, 2। बात समझ में आई। अगर वैसे रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी, हमें ये देखना है कि हमारा बन क्या रहा है, ये कहाँ से आया, वीक बेस से, और ये कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से। अर्थात हमें इनकी बात करें तो हमें ये बात समझ में आई कि इससे भी क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साल्ट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साल्ट, और सारे के सारे क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। आगे बात करें तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जल का लवण का विद्युत अपघट्य आएगा टॉपिक हमारा, वो भी उसमें हम ये सारे पढ़ेंगे। अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, हमने कहा वीक एसिड सर CH3COOH है और स्ट्रॉन्ग बेस सर NH4 सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, NaOH है। अगर इनकी अभिक्रिया करवाई जाए तो सर CH3COO सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, प्लस क्या बनता है, H2O। अरे भाई ये क्या है, वीक एसिड, और सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अरे भाई ये क्या बन गया, वीक एसिड ना स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। अगर और बात करें, हम बात करें H2CO3 क्या है सर, वीक एसिड है, प्लस NaOH आ गया। सही है, तो हम यहाँ से बात करें तो क्या आ जाएगा, Na2CO3, ये आ गया 2, Na2CO3 प्लस 2H2O बनता है। अर्थात ये क्या है सर, ये कहाँ से आया सर, स्ट्रॉन्ग बेस से आया, और ये कहाँ से आ गया, वीक एसिड से, और ये कौन सा साल्ट बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड साल्ट।
ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन में। साथ ही एक और बच रहा है कौन सा, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो बेटे समझें कि वीक एसिड, हमने कहा सर वीक एसिड तो CH3COOH होता है, अभी पढ़ा था। साथ ही अगर बात करें किसकी, वीक बेस की, वो भी हमने पढ़ा था NH4OH। तो हमने जब इनकी अभिक्रिया करवाई तो CH3COONH4 आ गया, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बन गया। ये कहाँ से आया सर, वीक बेस से, और ये कहाँ से आया, वीक एसिड से, और ये कहाँ से आया, वीक बेस से। और ये साल्ट क्या हो गया, वीक एसिड प्लस वीक बेस। अगर बात कर लेते हैं और इनकी, तो सारे के सारे क्या है, प्रबल विद्युत अपघटन, अर्थात वे विद्युत अपघटन चाहे कोई सा भी लवण आए, सारे प्रबल विद्युत अपघटन होते हैं। और जो भी प्रबल विद्युत लवण हो या फिर प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो, सभी प्रबल विद्युत अपघटन होते हैं और उनके लिए अल्फा वियोजन का मान 1 होता है। यहां तक का मामला समझ में आया, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये मामला समझ में आया होगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन, किसकी, दुर्बल विद्युत अपघटन। साथ वे विद्युत अपघटन है जो पूरी तरीके से आयनित नहीं हो, जो पूरी तरीके से आयनित नहीं हो। बात करें क्या क्या है, पहली, जितने भी वीक एसिड हैं, वीक एसिड हैं अर्थात दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल हैं, वो सभी क्या हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन। एग्जाम्पल CH3COOH दुर्बल अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, इस सारे के सारे क्या हैं, वीक एसिड हैं। और वीक एसिड जो होते हैं वो सारे क्या है, दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं। बात समझ में आई। अगर और बात कर लेते हैं इनकी, कि ग्लाइकोलिक एसिड है COH, बात कर लेते हैं HCN है, क्या है, HCN, बात कर लेते हैं RnH2 है, तो RnH2 तो बेस हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जितने भी दुर्बल अम्ल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघटन। बात समझ में आई, क्या कहलाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघटन। और अगर इन्हीं के साथ और एक एग्जांपल और है जिसको हम भूल रहे हैं, HCOH है, तो सुने SCOH है, वो भी क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल। साथ ही जितने भी दुर्बल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं और सारे वीक बेस होते हैं, वो कहाँ आते हैं, सारे के सारे किस में आते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन में आते हैं। और जैसे RnH2, जैसे R2NH, बात करें किसकी, NH4OH, ये सारे के सारे किस में आते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन में। अर्थात और इनमें क्या होता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से टूट नहीं पाते हैं, और जो पूरी तरीके से जो टूट नहीं पाता वो दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाता है। इसी के साथ एक बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वियोजन की मात्रा अल्फा, वियोजन की मात्रा अल्फा, उसको समझते हैं। उसको हमारा पिछला टॉपिक था लेकिन हम इसमें ही समझेंगे, वियोजन की मात्रा। सुने, हमारा जो टॉपिक है वियोजन की मात्रा, उसके आधार पर समझ लेंगे प्रबल विद्युत अपघटन दुर्बल। मैंने एग्जांपल लिया NaOH, सर NaOH की बात कर लेते हैं। तो NaOH क्या होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस में चला जाता है। हमने कहा प्रारंभ में इसकी सांद्रता T बराबर 0 पे हमने ली C, लेकिन ये कितना, भाई प्रारंभ में तो 0 ही आने वाला है। इसके बाद हमें पता है T बराबर T समय के बाद ये प्रबल विद्युत अपघटन ये कहाँ चला जाएगा, 0 पे। तो ये सारा की सारा क्या हो जाएगा, C, सारा का सारा क्या हो गया, C। तो याद रखें इस सारा जो मामला है वो क्या हो गया, C, पूरी तरीके से टूट गया। अर्थात अल्फा का मान देखो क्या होता है, अल्फा, अल्फा होता है वियोजन की मात्रा। क्या होता है, वियोजन की मात्रा। अब समझना इसको बहुत अच्छे से। और वियोजन की मात्रा होता है क्या, वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोल बटे आरंभिक मोल, आरंभिक मोल। सर वियोजित मोल कितने हैं, सर C है, भाई प्रारंभ में C लिए थे और C ही वियोजित हो गए। अर्थात C प्रारंभ में लिया था और अंतिम भी क्या हो गया,
भाई सी अंतिम हो गया, अर्थात वियोजित कितना हुआ सी, और लिया कितना था सी, तो सी से सी गया, अर्थात क्या बन गया 1। अर्थात अल्फा का मान क्या आ गया, अब आपको समझ में आया 1 क्यों बोला मैंने। जितने भी प्रबल विद्युत अपघटय है उनके लिए अल्फा का मान 1 होता है। और अल्फा प्रतिशतता की बात करें तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, 100 से कर देते हैं। तो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कितना, वियोजन की मात्रा। बात समझ में आई कि वियोजित कितना है, कितना भाग टूटा वो सारा वियोजित है, और कितने में से टूटा वो उसकी मात्रा है, अल्फा वियोजन की मात्रा। बात समझ में आई। ये तो एग्जाम्पल लिया हमने कितना, स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात प्रबल विद्युत अपघटय का। अब बात करते हैं किसकी, दुर्बल विद्युत अपघटय की। सुने, मान लीजिएगा मैंने एग्जाम्पल लिया CH3COOH, दुर्बल विद्युत अपघटय है। ये टूटेगा कैसे सर, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, सही है। सुने, प्रारंभ में इसकी सांद्रता T बराबर 0 पर मैंने ले ली कितनी, मैंने ले ली C, और ये कितनी है 0 और 0, समझना आराम से। वियोजन की मात्रा हम जा रहे हैं, और हमने कहा T बराबर के T के पश्चात कुछ भाग टूटता है, ना कि पूरा टूटता है, जबकि कुछ भाग टूटता है। तो C में से कुछ भाग टूट गया, C अल्फा टूट गया। कितना टूट गया, C अल्फा। तो ये कितना बन गया C अल्फा, और ये कितना बन गया C अल्फा। बात समझ में आई। अब देखो, कुछ भाग टूटने के पश्चात आगे बात करते हैं। देखो कि अगर इनका एक्टिव मास, वियोजन स्थिरांक की बात करें के ए, वियोजन स्थिरांक की, तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बटे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और क्या आ गया सी अल्फा गुणा सी अल्फा। भाई ये सी अल्फा और ये सी अल्फा प्रोडक्ट के हैं, बटे सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, सुनना। और यहां से आ गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे सी कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, और सी से सी गया, तो क्या गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्योंकि ये विलयन अति तनु कर दिया जाता है, अर्थात 1 माइनस अल्फा को हम मान लेते हैं इकाई। क्या मान लेते हैं, इकाई। तो यहां से वियोजन स्थिरांक के ए आता है क्या, सी अल्फा स्क्वायर। सुनना मेरी बात, वियोजन तो प्रारंभिक सांद्रता सी थी, सुनना, प्रारंभिक सांद्रता सी थी, उसमें से कुछ भाग टूटा। सुने, मैंने कहा, सुनना एक बार, कि भाई प्रारंभ में 100 लिया था, तो ये 0 और ये 0, उसके बाद 100 में से 80 टूट गया, कुछ भाग मान लो मैंने कहा 20 टूट गया। कितना टूट गया, 20 टूट गया। तो ये कितना बन गया सर, 20 अरे भाई अंतिम मोल कितने 20, प्रारंभिक मोल कितने 100, अरे भाई ये कितना आ गया 0.2, अर्थात अल्फा का मान कितना आ गया 0.2। समझना, हमने जो ये किया है वो वियोजन स्तर है, एक बार समझना इसको, एक बार मैं क्लीन करता हूं फिर देखना एक बार क्या समझाना चाह रहे थे हम इससे। देखो, हमने कहा ये सी अल्फा है, हमने कहा ये, अब देखो दूसरी तरीके से समझो, इसको 100 मान लिया। कितना मान लिया 100, तो भाई 100 में से कुछ भाग टूट गया, मैंने कहा इसमें से 30 टूट गया, तो ये कितना बना सर 30 बन गया। अब देखो वियोजन की मात्रा सर अल्फा, और वो क्या है, अंतिम मोल कितने बने 30 बने सर। कितने में से बने सर, 100 में से बने। अरे भाई कितना परसेंट आया, 0.3 आया। देखो क्या एक आया, नहीं, अर्थात अल्फा का मान 1 से कम रहता है ना, तो ये कितना आ गया 0.3, कितना आ गया 0.3। बात समझ में आई। और परसेंटेज देखें तो 30%, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात अल्फा का मान 1 से क्या होगा, हमेशा कम होगा। किसमें, वियोजन की मात्रा देखें किसकी, दुर्बल अम्लों की, तो अल्फा का मान 1 से कम होता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय। उम्मीद करता हूं ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इसके साथ जो भी कमेंट में आपके कोई क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसी में अगर बात करें आगे, तो वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, अगला जो पॉइंट है, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ
डिसोसिएशन। सुने, क्या कारक है, उन कारकों को हम आज बात करते हैं। कारक की बात करते हैं। पहला है ताप। कौन? ताप, टेम्परेचर। दूसरा है क्या, अगर बात करें फैक्टर अफेक्टिंग, तो दूसरा है सम आयन प्रभाव। कौन सा? सम आयन प्रभाव, इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा कारक सांद्रता। क्या? पदार्थ की सांद्रता, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। चौथा तनुता। क्या? तनुता। तनुता का मतलब होता है पानी मिलाना। क्या मिलाना? पानी मिलाना। मिलाने से समझ सकते हैं वैसे, अर्थात डाइल्यूशन। सही है। सुने, ये सारे फैक्टर क्या हैं? प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। एक होता है अपवर्तनांक। ये सारे प्रभावित करने वाले कारक है। किसको? वियोजन की मात्रा, अर्थात किसी को किसी भी विलयन में पदार्थ डाला तो कितना वियोजित हुआ, और वियोजित हुआ तो उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, वो कारक कौन कौन से हैं, ये कारक हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? वियोजन की मात्रा में। कि वियोजन की मात्रा जो हमने पढ़ी है इससे अभी, जो वियोजन की मात्रा कम ज्यादा जो हो रही थी अल्फा का मान, वो क्यों हो रहा था, ये कारक उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, और कौन कौन से प्रभाव से कम होगा वियोजन या ज्यादा होगा, इन सारे मामले की हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा रहने वाला है, अगर बात करें किसकी? सांद्रता की। और सांद्रता और तनुता, इन दोनों को एक साथ ही समझेंगे, वो हमारा फैक्टर आज करते हैं। देखिएगा एक बार, आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई सीधी सी बात है, प्रबल विद्युत अपघटन है तो वियोजन की मात्रा तो पूरी होने वाली है, तो वहां तो बात करेंगे नहीं, तो हम करेंगे किसकी? दुर्बल विद्युत अपघटन की। और दुर्बल विद्युत अपघटन आपको बताया था, अभी एग्जांपल दिया COOH, और ये टूट गया किसमें? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। प्लस क्या है? H प्लस। सुने, मैंने कहा प्रारंभ में इसकी सांद्रता T बराबर 0 पर, प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी ले ली? C ले ली। और ये कितना है सर? प्रारंभ में टूटेगा ही नहीं, तो ये 0 है। तो T बराबर T पर इसमें से कुछ भाग टूट गया, हमने कहा C में से, C के हिसाब से N अल्फा के हिसाब से C अल्फा टूट गया, तो सर यहाँ जो C अल्फा टूट रहा है तो यहाँ भी C अल्फा बनेगा, और यहाँ भी C अल्फा बनेगा। अगर बात करें वियोजन की मात्रा, तो वियोजन स्थिरांक से समझेंगे। किससे समझेंगे? वियोजन स्थिरांक। और वियोजन स्थिरांक को एसिड है तो K से प्रदर्शित करते हैं, और A का मतलब एसिड। और हम क्या करेंगे, आपको पता है उत्पाद की सक्रिय मान बटे रिएक्टेंट का सक्रिय मान। सर उत्पाद कितना है? सर CH3COO माइनस, क्या एक्टिव मास, और कौन है? H प्लस। और सर नीचे कौन है? सर नीचे है CH3COOH। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो मान रख देते हैं C अल्फा और C अल्फा बटे नीचे कितना है? 1 माइनस, ओ सॉरी, C माइनस C अल्फा, C माइनस C, नीचे क्या है? C माइनस C अल्फा। बात समझ में आ रही है? ये रख रहे हैं हम। हमने यहाँ से के एक करने की कोशिश की, और के ए का पता लगा कि C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, C से C गया, तो क्या आ गया सर? के हमारा आ गया, यहाँ आ गया क्या? क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और एक्चुअली में हम इसको क्या करते हैं? तनु विलियन बनाते हैं। क्या करते हैं? तनु विलियन, मतलब पानी ज़्यादा डालते हैं, अर्थात अल्फा का मान की बात करें तो बहुत कम हो जाता है, तो 1 माइनस अल्फा को हम मान सकते हैं कितना? लगभग कितना? 1 के। तो हम यहाँ से समझेंगे कि जब हमने इसको 1 माना, और जब 1 मानने के बाद इसको किया, तो हमें पता लगा कि यहाँ से के ए आ गया क्या? C अल्फा स्क्वायर। सर C अल्फा स्क्वायर आ गया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ से। और यहाँ से यदि अल्फा निकाला जाए तो क्या आएगा? के ए अपॉन सी, और इसका क्या कर देंगे? रूट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक बात समझेंगे कि सर यहाँ पे हमारा प्रभावित कैसे कर रहा है कारक, और सांद्रता कैसे प्रभावित कर रही है, तो समझे। इस सांद्रता को जो बात करें तो देखो ये क्या है, सी सांद्रता, तो इसके मतलब अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सांद्रता के, किसके, सांद्रता के। बात समझ में आई, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सांद्रता के। अर्थात यदि सांद्रता बढ़ेगी, यदि सांद्रता बढ़ेगी तो क्या वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, नहीं। यदि सांद्रता बढ़ेगी तो वियोजन की मात्रा, अल्फा की मात्रा कम हो जाएगी, और यदि सांद्रता कम होगी तो अल्फा की मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। यदि पानी को पानी में आपने चीनी ज्यादा घोली तो सांद्रता, वो सीधी बात है, वियोजन बढ़ेगा, वो वियोजन कम होगा, और अगर कम घोली तो वियोजन बढ़ेगा। यहाँ तक का आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद का जो है इसी को आगे तनुता के साथ रिलेशन करेंगे, तो आप इसको लास्ट याद रखेंगे कि हम लास्ट में यहाँ से अगला जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से उठाएंगे। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपका मामला समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक तक लोगों को इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। और प्रेरित करने के बाद आप इन चीज़ों का आप भी इस्तेमाल करें और लोगों को भी आप बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।